इमरान खान ने बुशरा बीबी को किस से बात करने से मना किया कि बुशरा बीबी ना मानी तो इमरान खान वहां से चले गए। इमरान खान के कहने के ऊपर आज किसने किसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। इमरान खान ने भूख हड़ताल के हवाले से क्या पैगाम दिया। मियां नवाज शरीफ साहब अपने ही भाई की हुकूमत पे क्यों बरसे। मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी का क्या नफाज हो रहा है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बात का आगाज करेंगे वीलॉग में कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज एक इजलास की सदारत की जिसमें पंजाब के अंदर जो सोलर पैनल तकसीम किए जाने हैं उस इजलास की। तो उन्होंने उसमें बैठ के ही बात की कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये गरीबों के लिए नहीं, हर किसी के लिए मसला बन चुका है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था, 2018 से नज़र लग गई और गरीब पिस के रह गए। उन्होंने कहा जी कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क जो है वो गड्ढे में गिरा दिया गया और फैसला देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है वो करें। अब फैसला देने वालों को, इसमें वो 8 जजेस को रगड़ रहे। अवाम की परवाह करें, रिलीफ दें। किसने देना है? आर्मी चीफ ने देना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने देना, उन 8 जजेस ने देना, या आपके छोटे भाई साहब ने देना। वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के ऊपर गरीबों पे जो जुल्म हो रहा है उसकी परवाह करनी चाहिए। वो कौन करेगा? यानी मियां नवाज शरीफ साहब क्या अपने ही भाई की हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे हैं? दूसरी बात ये कि वो जो सोलर पैनल्स हैं जो अवाम के अंदर तकसीम किए जाने हैं उसका भी एक इंकशाफ मंजर आम पे आया है। कुछ ताजर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताजर रहनुमा, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारी अशिया की इंपोर्ट नहीं खोली गई थी, उसके लिए एलसीज नहीं जारी की जा रही थी। पीडीएम की जब हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फैसला ये किया कि सोलर पैनल की इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने आयद जो ड्यूटी थी उसको माइनस कर दिया, रेगुलेटरी ड्यूटी को। इन्होंने कहा जी कि ये मिन्हा कर दिया गया, आप सोलर पैनल इंपोर्ट कर लें। उन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा जिन 2 शख्सियात की कंपनीज ने सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया उसमें सरे फहरिस्त जो है वो सलमान शहबाज साहब हैं, जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। दूसरे नंबर पर हुसैन नवाज साहब हैं, वही हुसैन नवाज साहब जो ये कहते थे कि पाकिस्तान नहीं, मैं तो बरतानिया के शहरी हूं, पाकिस्तान का कानून मुझ पर लागू नहीं आता। उसी हुसैन नवाज साहब की सबसे ज्यादा इंपोर्ट यहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि सारा इंपोर्ट कर करके अपनी यहां पे जो डमीज कंपनीज हैं उनको वो तफवीज कर दिया गया, अब उन्हीं से खरीदा जाएगा और उन्हीं से खरीद के आप अवाम को देंगे, अवाम को रिलीफ मिले ना मिले घर में जरूर मिल जाएगा। ये बाकायदा तौर पे तहकीकात के तनाजुर में चीज सामने आई। दूसरी, आज जो है हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद, 3 अफराद ने जुडिशल काउंसिल के अंदर एक शिकायत दरखास्त दायर की, रेफरेंस दायर किया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 रुकन जो है इलेक्शन कमीशन के उनकी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी की बिना के ऊपर उनके खिलाफ फैसला देने की इस्तदा की गई है कि उनके इस इकदाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए हैं और उनके ऊपर जो आयद इल्ज़ामात हैं उस पर इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। ये इंक्वायरी की जो इस्तदा की गई, क्या ये मानी जाती है, नहीं मानी जाती? कल के दिन तो हमने ये देखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 9 अफराद मौजूद थे। 9 में एक जज साहब जो जस्टिस तारिक मसूद साहब की तकर्री थी उसका फैसला तो 8-1 से आया, और दूसरा जो फैसला था मजहर आलम मियां खेल साहब का वो 6-3 से आया, कि जिसमें 2 ने मुखालिफत इस बुनियाद के ऊपर की थी कि वो माजरत कर चुके हैं, ना शामिल किया जाए, लेकिन वहां पे अक्सरियत तो इन्हीं की दिखाई दी। फिर इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो बातें की और दूसरी जो जजेस के बारे में उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने की बात की, तो वहां पर भी वो कारगर साबित होगी या नहीं होगी। उधर एडहॉक जजेस की तादाद में भी इजाफा करने का फैसला वफाकी हुकूमत कर रही है, उस पर भी सोच विचार कर रही है और उसकी तौजीहात ये बयान की जा रही है कि चारों जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं, जो लाहौर रजिस्ट्री है, जो कराची रजिस्ट्री है, जो कोयटा रजिस्ट्री है, उसके अलावा जो पेशावर रजिस्ट्री है, वहाँ पर भी कमी है। तो एडहॉक जजेस अगर मजीद तयनात कर लिए जाएंगे तो वहाँ पर आईन और कानून वाला अमल ज़्यादा बहाल हो जाएगा। इस तनाजुर में वो एडहॉक जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। क्या इसके पीछे वजूहात यही हैं? क्या ये इसके पीछे वो 8-5 वाला फैसला है या उसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी शामिल है?
اس کی تفصیل بھی آپ تک پہنچانی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے نیب اہلکاروں کے بشرا بی بی کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کے اوپر سخت رد عمل دیا. انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو وہ نامزد افراد کو پھر نہیں چھوڑیں گے جن کو وہ نامزد کر رہے ہیں. انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو جو چند اہم ہدایات جاری کی ہیں اس میں پہلے نمبر پر جو ہدایت تھی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تھی. دوسری شخصیت جن کے بارے میں بات ہوئی وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تھی. تیسری جو ہدایت تھی وہ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تھی. چوتھی ڈائریکشن جو تھی وہ سپریم کورٹ یا قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کی تھی. ایک فوری طور پہ مان کے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو درخواست دائر ہو گئی ہے. دوسرا خان صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والا ہی 9 مئی کا اہم کردار ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہدایت کر رہا ہوں اپنی پارٹی کو بھوک ہڑتالی کیمپ پہ اس پہ مجھے فوری عمل درآمد رپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں جو دروازے کو بند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی حکومتی جماعت خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جائے گا. معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو میں تیار نہیں ہوں. ساری زندگی اس جیل میں گزار دوں گا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میرے موقف سے پیچھے ہٹنے کی جو خبریں ہیں وہ تمام تر بے بنیاد ہیں. پھر عمران خان صاحب مریم نواز کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جو ججز پہ تنقید کی ہے تو سوال میرا یہ بنتا ہے کہ کیا ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے تھے؟ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں نہیں ملتی تو الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. پھر وہ بنو واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پہ وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. عدلیہ بیٹھ کے اس کی انکوائری کرے کہ کیا یہ عمل ٹھیک تھا, اس میں کون کون سے لوگ ملوث تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آگ سے کھیل رہی ہے کیونکہ مخصوص ایلیٹ طبقہ 60 سال سے ملک پہ قابض ہے اور یہ ایلیٹ صاف و شفاف انتخابات نہیں چاہتے. ملک میں پہلے ہی مارشل لا نافذ ہے اور حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے. آصف زرداری سے الحاق کرنے کے بارے میں یا ان سے ہاتھ میں لانے کے بارے میں, تحریکی عدم اعتماد لانے کے بارے میں سوال جب ان سے کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایوان صدر کا بجٹ اس نے 88 کروڑ تک بڑھا لیا ہے, اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہے, عوام سے یہ قربانی مانگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ہی ہے, دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں. تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے کے اوپر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی. یعنی یہ انہوں نے واضح کر دیا عمران خان صاحب نے. اب عمران خان صاحب 2 CJs کے بارے میں جو ریفرنس دائر کرنے کی بات کر رہے ہیں اس پہ کیا چیزیں حق میں جائیں گی؟ ایک سوال یہ. دوسرا, جو وفاقی حکومت ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کر رہی ہے نا وہ 8-5 والے معاملے پہ نہیں کر رہی. اس کی بنیادی وجہ جسٹس عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا کہ 8 ججز ہی رہیں گے, یہی والے تبدیل نہیں ہوں گے الیکشن ٹریبیونلز کے. انہیں خطرہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل سے ان کے خلاف اگر فیصلے آنے شروع ہو گئے اور یہ ہلکے کھلتے بات کہیں تک پہنچی تو یہ جو جاتے جاتے سپریم کورٹ میں جائیں گے نا آخری آپشن کے لیے, تو سپریم کورٹ میں وہ 8 ججز جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو چکے ہوں گے اس وقت تک, اور اس وقت تک یہ ڈیلے ٹیکٹکس کا بھی استعمال کر لیں گے. وہ جب وہ ڈومیننٹ ہو چکے ہوں گے تو وہاں پر جو کیسز رکھے جائیں گے اس میں ان کو ریلیف ملے گا, یہ جو الیکشن ٹریبیونلز والے ہیں, کیونکہ ان نشستوں سے ان کو بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. 2/3 اکثریت نہیں ملتی, نہ ملے حکومت تو رہے گی نا. الیکشن ٹریبیونلز والے معاملے پہ تو حکومت بھی جاتی رہے گی, تو جب حکومت جائے گی تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ پھر تو کچھ نہیں رہے گا. تو وہ حکومت بچانے کے لیے وہ تب تک کی تیاری کر رہے ہیں کہ جب سب مراحل کو عبور کر کے الیکشن ٹریبیونل والے معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا. دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ نے بھی آج گفتگو کی. عمران خان صاحب جب ساتھ موجود تھے تو بشرا بی بی بھی بولنا شروع ہوئی. انہوں نے بھی آج مفصل گفتگو کی, پہلے وہ کم کیا کرتی تھیں. آج انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے وہ ذرا حلف اٹھائیں اور حلف اٹھا کے وہ بتائیں کہ یہ تمام کیسز جھوٹے نہیں ہیں, وہ اٹھائیں حلف. انہوں نے پھر یہ بات کی کہ عدت کیس میں اللہ نے سرخرو کیا ہے مگر فیصلہ آنے کے باوجود جیل سے باہر نہیں نکالا گیا. کہا یہ جا رہا تھا کہ جیل سے باہر آتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ دوبارہ گرفتار کیا جائے گا, جیل عملے نے مجھ سے درخواست کی کہ جیل سے باہر چلی جائیں,
गेट से बाहर हो जाएं, क्योंकि हमारी नौकरियों का मसला है। मैंने उनको ये कहा कि जब तक मीडिया नहीं आता, मेरे वकला नहीं आते, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जब मेरा ये मौकिफ उन्होंने सुना है तो फिर नैब की टीम ने जबरदस्ती दोबारा जेल के अंदर से मुझे गिरफ्तार किया है। तो बुशरा बीबी ने कहा कि जेल में रहकर भी हक की बात करती रहूंगी और हलफ देती हूं कि तमाम केसेस झूठे हैं। बनी गाला के सब जेल में रहने से मैंने इनकार किया था और मैंने ये मौकिफ अपनाया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुन, सपोर्टर्स और उनके रहनुमा जेलों में हैं तो मैं घर में क्यों बैठूं, मैं भी जेल में रहूंगी। इमरान खान एक सच्चा आदमी है, मुल्क के वकार और अवाम के लिए खड़ा है, चोरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब वो इस नुक्ते तक पहुंची है ना, तो खान साहब ने आगे बढ़ के उन्हें कहा कि ना करो बात, चुप रहो। जब उन्होंने ये कहा तो बुशरा बीबी ने वहां पे इसरार किया कि मुझे बात करनी है, मुझे अपना मौकिफ मीडिया के सामने रखना है। खान साहब ने बुशरा बीबी को, सहाफ़ी जो वहां पर मौजूद थे उनके सामने कहा कि बात करती रहोगी, मीडिया ये तुम्हारी बातें नहीं चलाएगा। सहाफ़ियों ने वहां पे एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी खान साहब आपने हम पे तंज किया है, हम यहाँ पर रिपोर्ट लिखने आते हैं और रिपोर्ट जाके करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप हम पे तंज कर रहे हैं। जब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो इमरान खान साहब जो है वो खामोश होकर वापस चले गए। फिर बुशरा बीबी वहां पे खड़ी नहीं। फिर बुशरा बीबी ने जो बातें वहां पे की हैं खड़े होके, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा कि जुल्म जबर के खिलाफ अपने हौसले और अज़्म के तहत ये खड़ी रही। फिर वो शुरू हुई जब इमरान खान को ज़मान पाक से गिरफ्तार किया गया, उस वाक़े से उन्होंने कहा जी जब ये गिरफ्तार करने आए तो खान साहब सो रहे थे। गिरफ्तारी के लिए जो आने वाली पुलिस थी उसको खान साहब ने कहा कि मैं शॉवर लेके आता हूं, फिर मुझे गिरफ्तार करके ले जाना। लेकिन पुलिस ने उनके घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ा, खान साहब के मुंह पे कपड़ा डाला, घसीटते हुए ये उनको लेके गए। गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक जेल में जाके मेरी उनसे मुलाकात होती है और मैं वहां पर क्या देखती हूं कि खान साहब बज़ाहिर लागर हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। जहां पे उन्हें रखा गया था सफाई की हालत नहीं थी, कीड़े मकोड़े वहां पर थे, एक बार खाना दिया जाता था, सारी सारी रात ये अपने सर से कीड़े निकालते रहते थे। वो खाना जो दिया जाता था वो नाकिस और आलूदा होता था। तो इस तरह की फिस्तायत का मुजाहरा किया गया। फिर वो ये भी कहती हैं कि ये बातें सुन के दुश्मन मेरा खुश हो जाएगा, लेकिन मैं ये दुआ करती हूं कि रब मेरे दुश्मन को गारत करे, उनके ऊपर लानत भेजे। फिर वो सारी चीजें बयान करते हुए कहती हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी, बैरिस्टर अली ज़फ़र बड़े प्रोटोकॉल में जाते थे, लेकिन मैं हैरान थी कि इतना प्रोटोकॉल इन्हें मिलता है, एक मैट्रेस नहीं खान साहब को दिलवा सकते। ये इंकशाफात जो उन्होंने किए, इन इंकशाफात के बाद सूरत हाल किधर को जाएगी, कितनी कंट्रोल में रहेगी, ये एक सवाल है। और उस पे क्या पार्टी के अंदर मुख्तलिफ तनाजुर में नज़रियात कुछ और हैं और उन्हें जेलन रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के नफाज और इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। हमने यहाँ पे बहुत इमरजेंसीज देख ली हैं, इतनी इमरजेंसीज देख ली हैं कि हमें इन बातों से अब कोई शगफ रहा नहीं। अब तो समातों को भी वो चीज असर नहीं करती कि कोई गिरफ्तार हो गया, लापता हो गया, कोई मर गया, या ये आईन और कानून के मुखालिफ हो गया, इनका ये इल्जाम है, ये बददिली से बोल रहे हैं, ये ढिठाई से बोल रहे हैं, ये जबरो तसल्लुत के खिलाफ बोल रहे हैं और ये जबरो तसल्लुत के नफाज के लिए बोल रहे हैं। अब वो शगफ ही नहीं रहा। ये टैक्टिक्स तो हो सकते हैं कि आप चुप करवाने की खातिर मार्शल लॉ या इमरजेंसी के नफाज की बातें करें, कि एक नुक्ते के ऊपर आके मरकूज हो जाएं कि जो हुक्म जारी हुआ है उसी के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन क्या ये बेहतरी का फैसला है? क्या दुनिया जब मॉडर्नाइजेशन के दौर के अंदर दाखिल हो रही है और उससे भी वो बढ़ती हुई आगे निकल रही है, क्या हम इन निकात के ऊपर ही बैठे रहेंगे, उन्हीं उलझनों को सुलझाते रहेंगे जो माजी में हमने डाली, या इस वक्त हमें बैठ के कुछ और देखना, कुछ और करना? कीजिए कुछ और। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।